हेलो बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास हिंदी का क्षितिज भाग 1 का सांवले सपनों की याद पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया, वो ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधे पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। वो प्रकृति में ठीक उसी पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा है कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छाहों में विश्राम किया और कब उन्होंने बंसी बजाई, यह कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर हम वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखें तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र की 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनके मौत का कारण बनी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश और उनके हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अपने जीवन के एकांत में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए, यानी कि जब भी उनको देखा गया तो अपनी दूरबीन से वे पक्षियों को निहारते हुए देखते थे। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में न जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है। उन्होंने अपना जीवन साथी, अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना, तो जिन्होंने हर लम्हे में उनका साथ दिया। सालिम जी अनेकों अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम ने उन्हें अवगत कराया, तब उनकी भी आंखें नम हो गई। सालिम ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपने पति पर कुछ लिखें। तब उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरे से ज़्यादा जो है मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। मुमकिन है कि लॉरेंस सालिम का अटूट रिश्ता था। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे। तो बचपन में उनके एयर गन की शिकार एक गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जाबिर हुसैन। तो इनका जन्म जो हुआ था सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे और उन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया और विधानसभा के सदस्य, मंत्री और सभापति भी रहे। ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ जो थे लेखन कार्य करते रहे हैं।
उनके जो प्रमुख कार्य हैं वे हैं हिंदी में जो आगे है डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा और एक नदी रेत की। और इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी आए हुए हैं। जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ मैं बताने जा रही हूँ। जैसे गढ़ना, गढ़ना होता है बनाना, हजूम भीड़, वादी, वादी कहा जाता है घाटी को, सौंधी सुगंधित, पलायन दूसरी जगह चले जाना यानी कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह को जाना पलायन होता है। हरारत गर्मी, आबसार झरना, मिथक प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता हो। शोक चंचल, सती 100 वर्ष का समय, नैसर्गिक स्वाभाविक। तो इसी प्रकार हम इस पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो उत्तर है एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। तो इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए और उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा प्रश्न है इसका सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। उत्तर है सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उनके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उससे नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा और प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गई। उसका तीसरा प्रश्न है लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो उत्तर है इसका लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके प्रेमी इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। अगला प्रश्न है इसका आशय स्पष्ट करो। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो इसका उत्तर है लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। तो इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सरल एवं सीधा जीवन वो जीते थे। तो दूसरा प्रश्न है इसका कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो उत्तर है मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है और उसका हंसना गाना चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम करते रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता था। तीसरा प्रश्न है इसका सालिम अली प्रकृति
कि दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका उत्तर है, तो टापू समुद्र में उभरा हुआ छोटा भूभाग होता है, जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे उनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर बन जाना चाहते थे। तो इसका छठा प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें सालिम अली का जो चित्र खींचा हुआ है वो इस प्रकार है। सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी थे। तो एक बार बचपन में उनकी एयर गन से घायल होकर नीले पंखों वाली गौरैया गिरी थी। उसकी हिफाजत और उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उससे पक्षियों के बारे में उठी जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया और वे दूर दराज घूम घूम कर जो थे पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे थे और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे और वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे। इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है, तो इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है आदि। तो सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आ जाती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है ही, किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। तो अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? तो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे सहायता कर सकते हैं या योगदान दे सकते हैं? तो उत्तर है इसका, सांवले सपनों की याद सालिम अली ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता प्रकट की है। तो उन्होंने केरल की साइलेंट वादी को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उसे बचाने का अनुरोध किया। तो इस तरह अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम भी विभिन्न रूपों में जो है अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे अपने आसपास पड़ी खाली भूमि पर अत्यधिक पेड़ पौधे लगाएं। दूसरा है, पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करें। और तीसरा है, लोगों को पेड़ पौधों की महत्ता के बारे में बताएं। और अगला है, हम जल स्रोतों को न दूषित करें और न ही लोगों को दूषित करने दें। फैक्ट्रियों से निकले
अपशिष्ट और विषैले जल को जल स्रोतों में न मिलने दें। जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं विषैले, तो उनको हमें जो है उसमें नहीं मिलने देना चाहिए नदी के जल में। अगला है प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग भी हमें कम से कम करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगले चैप्टर के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूँगी। इसी के साथ धन्यवाद।